हेलो फ्रेंड, आपका जेल स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 3 है, जो कि हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि हम सोच रहे हैं कि एकदम एक एक पॉइंट को हम लेते चलें, ताकि ये ना डाउट रहे कि हमारा ये टॉपिक अभी वीक रह गया है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक एक पॉइंट को लेते हुए चलते हैं। हम मान रहे हैं कि ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, ये लेक्चर क्या आने वाला लेक्चर भी सब लंबे होंगे, लेकिन क्या है कि हमें लेक्चर को तो नहीं काउंट करना है, हमें नॉलेज लेना है। तो हम क्या करें, एक एक पॉइंट को आपको बता रहे हैं। जैसे हम अभी आज हमारे साथ क्या हो गया कि हम सारे वीडियो बना चुके, एक एक ये सारे पॉइंट हम क्या बताएं, हम सब लिख कर एक एक पॉइंट समझा रहे थे। हम भूल गए कि माइक का बटन हमें ऑन करना है, वो ऑफ ही रह गया। हम सब कुछ समझा दिए, अभी देख रहे हैं तो वो ऑन ही नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप भी मैनेज कर लीजिए, हम भी मैनेज कर ले रहे हैं। हम एक एक पॉइंट को फिर से समझा दे रहे हैं। वहाँ पर हमने एक एक चीज़ को लिख कर बताया, अब हम यहाँ पर लिख चुके हैं, अब आपको समझा दे रहे हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कार्बन 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 जैसे होते हैं ना, सब कार्बन 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 की जब लंबी श्रृंखला रहती है तो उसे हम केवल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए बेंजीन आ जाए, ठीक है, इस तरह से, तो उसको हम PH से, शॉर्ट फॉर्म में हम PH से डिनोट कर देते हैं। इसी तरह जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाए तो इसको हम क्या करते हैं, X से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन चैप्टर पढ़ते हैं तो आप अक्सर देखते होंगे कहीं R है, कहीं X है, कहीं PH है, और ये सारी चीज़ नहीं रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। इसी के साथ हम अब देख लेते हैं कि आबंध एंथैल्पी क्या होता है। देखिए, आबंध एंथैल्पी जो होता है, जिससे होता है ना कि हम मान लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इसका हम CH3 के साथ रिएक्शन करा दिए तो क्या हुआ कि ये इस तरह बन गया CH3 FCH3 ClCH3 BrCH3I। ठीक है, तो आबंध एंथैल्पी पूछा जाए तो फ्लोरीन का सबसे अधिक होता है और आयोडीन का सबसे कम होता है। तो इसलिए एरो हम इस तरह से डिनोट कर दिए कि फ्लोरीन का सबसे अधिक, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का। ठीक है, लेकिन आबंध लंबाई जो होता है ये दूसरे, मतलब आबंध एंथैल्पी और आबंध लंबाई एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे CH3 FC, CH3 Cl, CH3 Br, CH3I, ये क्या होता है, इसमें देखिए आबंध एंथैल्पी फ्लोरीन का सबसे अधिक होता है, लेकिन आबंध लंबाई जो होता है वो आयोडीन का सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आयोडीन का सबसे अधिक होगा क्या, आबंध लंबाई, फिर उसके बाद ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला अपने से बना दीजिए कि आबंध लंबाई जो है यह आबंध एंथैल्पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आबंध लंबाई अगर बढ़ेगा तो आबंध एंथैल्पी का मान घटेगा। जैसे फ्लोरीन हो गया, आबंध एंथैल्पी का मान मान लीजिए बढ़ गया, आबंध एंथैल्पी फ्लोरीन का सबसे अधिक है तो बढ़ गया, तो आबंध लंबाई जो होता है ये घट गया। फ्लोरीन का देखिए यहाँ पर आबंध लंबाई सबसे कम है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर नोट किए हैं कि आबंध लंबाई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आबंध एंथैल्पी के। ठीक है, इसके बाद हम एक नया हेडिंग डालें क्या कि एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि कैसे है। मतलब एल्किल हाइलाइड हम कैसे बनाएं। एल्किल को मतलब हम R से डिनोट कर देते हैं, हाइलाइड को हम X से, मतलब RX बनाने की विधि। तो देखिए पहली विधि हम क्या पढ़ते हैं, एल्कोहल से। एल्कोहल से हम क्या करते हैं, देखिए ROH एल्कोहल लिए। अब R का मतलब क्या हुआ, कार्बन 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 की लंबी श्रृंखला। ठीक है, चाहे एक कार्बन हो चाहे कई कार्बन हो, उसका रिएक्शन हम HCl के साथ करा देंगे, किसके प्रेजेंट में, ZnCl2। ये ZnCl2 क्या होता है, ये कैटालिस्ट होते हैं। अगर ये नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। जैसे हम नीचे दिखाए हैं कि ROH है, इसका रिएक्शन HCl के साथ करा रहे हैं और यहाँ पर कोई भी कैटालिस्ट नहीं है तो ये क्या देगा, नो रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर ZnCl2 प्रेजेंट है तो ये क्या करते हैं कि इसका OH इसका H दोनों मिलकर के वाटर बना लेते हैं और इसका R और इसका Cl दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बन गया RCl और इस रिएक्शन का नाम जो है
इस रिएक्शन को हम कहते हैं ल्यूकास रिएक्शन, जो कि हम आगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ल्यूकास रिएक्शन क्या होता है। हम इसलिए बता रहे हैं कि ZnCl2 अगर प्रेजेंट है तब तो ये रिएक्शन होगा, अगर नहीं है यहाँ पर प्रेजेंट तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। इसी तरह हम देख लेते हैं दूसरा, क्या ROH अल्कोहल है और यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड है। अगर इन दोनों का रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में करा दें तो क्या होता है? देखिए, ROH R प्लस के फॉर्म में टूटेगा और OH माइनस के फॉर्म में टूटता है। इसी तरह NaBr Na प्लस के फॉर्म में टूटेगा और Cl माइनस के फॉर्म में टूटेगा, और H2SO4 जो है H प्लस के फॉर्म में टूटेगा और HSO4 माइनस के फॉर्म में टूटेगा। तो क्या होता है कि Na जो है इसका प्लस चार्ज, ये जो है इसके HSO4 माइनस के साथ जुड़ जाता है और ये बना लेता है NaHSO4। ठीक है, इसी के तरह क्या हो जाएगा कि यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। जब OH और H मिलेगा तो क्या बनेगा? H2O बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था? हमें एल्किल ब्रोमाइड ही चाहिए। तो यहाँ पर R है और यहाँ पर Br है, दोनों आपस में ये जुड़ जाएंगे और RBr बना लेते हम। ठीक है, हमें यही चाहिए था। अब क्या हुआ कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपको एकदम अच्छे से इसे सीखना होगा, जो कि है PCl3, PCl5 और SOCl2। अब ये रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, हम सब बताएंगे एक एक पॉइंट। ये मत सोचिए कि यहाँ पर हम पहले से बता चुके हैं तो हम नहीं बताएंगे या फिर शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, नहीं, वहाँ पर लिख कर बताए थे, अब यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ROH है। ठीक है, ROH, R का मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला, OH तो अल्कोहल हो गया। ठीक है, इसका रिएक्शन हम PCl3 के साथ करा रहे हैं तो क्या होता है? देखिए, जब इसका रिएक्शन हम PCl3 के साथ कराते हैं तो PCl3 को क्या चाहिए? इसको केवल OH चाहिए। मतलब PCl3 अगर OH है तो ये रिएक्शन करेगा, अगर OH नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं करता है। और रिएक्शन करने पर सबसे पहले PCl3 क्या बनेगा? H3PO3 बना लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोरीन कितनी है? 3 है और यहाँ पर R 1 है, तो क्या करता है? इसको ट्रिपल कर देता है, तो R क्या हो गया? 3 गुना हो गया, तो RCl बन जाता है। ठीक है, अब क्या होता है? देखिए, RCl तो बन गया और इसके साथ H3PO3 बना। अब H3PO3 कैसे बना? क्योंकि अल्कोहल में OH प्रेजेंट था। इसी तरह ROH और PCl5 है, ये रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं? देखिए, PCl5 को क्या है कि OH H रहे या न रहे इससे केवल ऑक्सीजन की तलाश रहती है। मतलब PCl5 को केवल ऑक्सीजन चाहिए होता है। जब ये PCl5 को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो POCl3 बना लेता है और इसके H को एक क्लोरीन दे देगा तो ये HCl बन जाता है। और यहाँ पर R जो है, अब यहाँ पर 5 Cl है तो 3 यहाँ पर हो गया Cl और 1 यहाँ पर, 1 Cl अभी बचा है तो R के साथ जुड़ जाता है तो RCl बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखिए ROH हुआ। ठीक है, ROH का रिएक्शन हम अब कराने जा रहे हैं SOCl2 के साथ। SOCl2 भी इसी तरह है, PCl5 की तरह। मतलब SOCl2 को क्या चाहिए? H रहे या न रहे, हमें तो केवल ऑक्सीजन की तलाश है। तो क्या करते हैं कि SOCl2 जो है इससे भी ऑक्सीजन की तलाश रहती है। जैसे SOCl2 को ऑक्सीजन दिखता है तो ये क्या करता है? ये Cl को कहता है कि चल भाई हट, हमें ऑक्सीजन मिल गया, और ये SO2 बना लेता है। और उसके बाद इसके एक H को Cl दे देता है, 2 Cl है यहाँ पर, तो एक इसको दे देगा और एक R को दे देता है। तो ये रिएक्शन रहा PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ। अभी हम इसी का रिएक्शन और दिखाएंगे कि ये PCl3 जो है केवल OH के साथ ही रिएक्शन करता है क्यों? अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो ये रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? जैसे फर्स्ट रिएक्शन हम ईथर के साथ दिखा रहे हैं।
जैसे यहाँ पर CH3OCH3 है, मेथॉक्सीमीथेन है, ठीक है, इसका रिएक्शन PCl3 के साथ करा रहे हैं तो क्या होगा। देखिए PCl3 को क्या चाहिए, इसको OH चाहिए। अब यहाँ पर OH दिखा कहीं, यहाँ तो केवल O है, OH इसे दोनों चाहिए, तो ये नहीं है तो क्या करेगा, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। मतलब PCl3 इतना ढीठ है कि मतलब इसे OH रहे तभी ये रिएक्शन करेगा, और नहीं दिखा तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह CH3OCH3, PCl5 को क्या है, PCl5 को क्या है कि तुम रिएक्शन करो या ना करो भाई, हमें तो केवल ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जैसे ही देखा तो ये तुरंत क्या करता है, POCl3 बना लेता है, ठीक है। P जो है मतलब फास्फोरस जो है ये ऑक्सीजन के साथ चिपकूगम की तरह चिपक जाता है, यहाँ पर POCl3 बना लेता है। उसके बाद क्या करता है, ये जो CH3 है इसको एक क्लोरीन दे देता है, और यहाँ पर जो CH3 है अभी यहाँ पर एक क्लोरीन और है तो इसको दे देता है, ठीक है। और हमें पता है कि PCl5 जहाँ रिएक्शन करेगा और SO2 वहाँ रिएक्शन न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब SO2 को भी क्या चाहिए, SO2 को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन लेकर के SO2 बना लेता है। और यहाँ CH3 है और यहाँ पर CH3 है, और फिर यहाँ पर एक क्लोरीन बचा है तो इसके साथ ये रिएक्शन कर लेता है और CH3Cl बना लेता है। इसी तरह यहाँ पर क्या होता है कि CH3 है, अभी एक क्लोरीन यहाँ बाकी है ना, देखिए SOCl2 है, 2 बार क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन तो यहाँ हो गया और एक क्लोरीन इसको दे देता है, तो बना लिया क्या, CH3Cl। आप चाहे तो इन दोनों को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 2CH3Cl करके। इन दोनों को मतलब 2 बार लिखने से अच्छा है कि एक ही बार लिखें, लेकिन हाँ यहीं पर अगर ये इन कार्बन की संख्या अलग होती और इस कार्बन की संख्या अलग होती तो आप इस तरह नहीं लिख सकती, ठीक है। जैसे एक इसी रिएक्शन को हम यहाँ पर दिखाए हैं अलग तरीके से, क्या, अब देखिए इथेनोइक अम्ल है, CH3COOH का रिएक्शन PCl3 के साथ करा रहे हैं तो क्या होगा। देखिए यहाँ PCl3 को क्या चाहिए, इससे OH चाहिए, ठीक है। जब OH मिल जाएगा तो क्या ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन से ये बना लेगा H3PO3 बना लेता है, क्योंकि PCl3 को तो OH मिल गया ना, तो मिलने पर क्या होगा कि H3PO3 बना लेगा। अगर यहाँ पर OH नहीं रहता तो ये रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ से OH को इसने दे दिया, अब यहाँ पर क्लोरीन 3 है और यहाँ पर CH3CO अकेले हैं, तो क्या करते हैं हम रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये CH3COCl बन जाता है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन है PCl5 के साथ। PCl5 के साथ क्या करता है, PCl5 को क्या चाहिए, अरे OH रहे या नहीं, H रहे या न रहे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ ऑक्सीजन न रहे तो इफेक्ट ही इफेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा कि PCl5 को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जैसे ही मिला POCl3 बना लिया। फिर इसको यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि इस यहाँ पर एक H बाकी है और यहाँ पर PCl3 बना ना, POCl3 बना, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन बचा है, तो HCl इससे दे देता है, एक इसको ये दे दिया, फिर यहाँ पर CH3CO जो है इसको एक क्लोरीन दे देता है, ठीक है। अब इसी तरह देखिए SOCl2 है, ये अब रिएक्शन करने जा रहा है इथेनोइक अम्ल से, तो क्या होगा, देखिए SO है, इसको क्या चाहिए, इससे भी केवल एक ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। फिर ये भी क्या करता है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन है, इसको दे देगा, ये रिएक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पर CH3CO है, ये यहाँ पर एक क्लोरीन बचा था तो यहाँ पर इसे दे दिया, ठीक है। तो मतलब हम सभी रिएक्शन को जितना बताए थे हम पूरा बता चुके हैं। अब हम इसी तरह एक और रिएक्शन देखते हैं जो कि है हमारा ROH का रिएक्शन। अगर हम रेड फास्फोरस के प्रेजेंट में X2 का मतलब क्या हुआ, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के प्रेजेंट में कराते हैं तो क्या होगा कि इसका OH निकल जाता है और ये जो R है यह इस X के साथ रिएक्शन कर लेगा और RX बना लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए CH3OH है, ठीक है, CH3OH है, रेड है, फास्फोरस है और यहाँ पर मान लेते हैं क्लोरीन है, ठीक है। तो ये क्या रिएक्शन करेंगे आपस में, तो क्या बना लेता है, CH3Cl बना लेता है, ठीक है।
इसी तरह एक और रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रेशन हुआ, H2O का हाइड्रेशन हुआ। तो क्या होता है देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या रिएक्शन, CH3CH2OH, ठीक है। अब देखिए दोनों प्रोडक्ट हमने सेम लिया है, CH3CH2OH, CH3CH2OH। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके प्रेजेंट में, कॉन्सनट्रेट H2SO4। कॉन्सनट्रेट का मतलब सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंट में, या फिर ऊपर वाला प्रोडक्ट न लेकर नीचे वाला लीजिए। और हम लिए हैं, मतलब ये लीजिए या ये लीजिए, और Al2O3 प्लस 250 डिग्री सेल्सियस के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल का, तो क्या बनाते हैं, ये इथॉक्सी इथेन बनाते हैं, ठीक है। इथॉक्सी इथेन, अब ये याद रखिए कि मतलब हम मान लीजिए यही रिएक्शन ROH के साथ करा दे तो क्या बनेगा, ROR। तो हम इस रिएक्शन को ज़्यादातर कहते हैं कि ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन में, ठीक है। अब यही रिएक्शन देखिए इथेनॉल ही है, और कॉन्सनट्रेट H2SO4 का रिएक्शन हम करा रहे हैं 170 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंट में। देखिए कितना का अंतर हुआ, यहाँ पर 140 है, वहाँ यहाँ पर 170 है। कितने डिग्री सेल्सियस का अंतर आया, तो 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया। जब ये इन दोनों रिएक्शन में 30 डिग्री का सेल्सियस का अंतर आया तो क्या हुआ देखिए, या फिर आप Al2O3 लीजिए या 350 डिग्री सेल्सियस पर, इससे मतलब इन दोनों का रिएक्शन कराइए तो क्या होता है देखिए, प्रोडक्ट वही है, बस टेम्परेचर का कितना इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पर इथेन बन जाता है, ठीक है। अगर हम देखिए 140 डिग्री सेल्सियस लिए तो ईथर बना, अगर हम 170 डिग्री सेल्सियस ले लिए तो इथेन बन जाता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर हम देख रहे थे कि एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि, तो हमने सब विधि तो बताया ही। देखिए एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि ये है, ये भी है, और ये तीनों रिएक्शन है एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि। अब देखिए इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन थे, हमें लगा कि आपको ये वाला रिएक्शन नहीं समझ में आएगा, तो जो हम जा रहे हैं कि PCl3 जो है केवल OH के साथ रिएक्शन क्यों करता है, O के साथ मान लीजिए केवल ईथर आ जाए तो क्यों नहीं करता, तो हमने वो भी आपको दिखा दिया। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया ना कि ईथर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन रिएक्शन करेगा कौन रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि PCl3 को केवल OH की तलाश रहती है भाई, और PCl5 जो है इसको केवल O की तलाश रहती है, और SOCl2 को O की तलाश रहती है। और हाँ, इस रिएक्शन को हमने यहाँ पर बताया है ना, ये वाला रिएक्शन ROH और SOCl2, ये जब रिएक्शन आपस में करते हैं तो ये तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमें हो ही जाता है। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डॉर्जन रिएक्शन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर आने वाले इसी चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि ये डॉर्जन रिएक्शन क्या है, लुकास रिएजेंट क्या है, फैक्टर में टेस्ट क्या हो, ये सब हम बताएंगे। लेकिन अभी हम छोटे छोटे रिएक्शन को बता रहे हैं कि ये आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। अगर आप बुक में देखेंगे तो इस तरह नहीं दिया है, यहाँ पर पूरा खिचड़ी बन गया है, रेड रेड पूरा दिख रहा है, लेकिन आपको समझा रहे थे ना, नहीं तो हम पहले वाले वीडियो में एक एक पॉइंट लिख लिख कर बताए थे, हमें पता ही नहीं चला कि माइक का हमारा ऑफ ही है। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर भी पूरी कोशिश किए हैं आपको समझाने की। और देखिए एल्किल हाइलाइड बनाने की ये भी विधि हमने आपको दिखा दिया, और ये वाला हमने अलग से रिएक्शन बताया है आपको। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू दोस्तों।